नमस्कार। हमारे दो पड़ोसी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर इस समय बैठे हैं वॉशिंगटन में। दोनों के दोनों देश हैं श्रीलंका और पाकिस्तान। श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर अली साबरी वहां पर गए हैं 2.5 बिलियन डॉलर्स का लोन लेने। साथ में मिफ्ता इस्माइल गए हैं वहां पर लोन लेने। ये भी इनका 3 बिलियन डॉलर्स का 6 बिलियन डॉलर्स का टोटल पैकेज है। उम्मीद है कि 1 बिलियन डॉलर इमीडिएट रिलीज होगा। ये वहां पे गए क्यों? दोनों के दोनों विक्टिम हैं चाइना की पॉलिसी की, जिसे डेट ट्रैप पॉलिसी बोला जाता है। यानी कि इतना कर्ज दे दो दूसरों को कि दूसरा कर्ज चुका ना पाए और आपके कब्जे में, शिकंजे में फंस जाए। दोनों इसी में फंसे। बहुत बार इनको वार्निंग दी गई, इंटरनेशनल एनालिस्ट ने वार्निंग दी, दूसरे कंट्रीज ने वार्निंग दी। दोनों को नहीं समझ में आया। दोनों ने कर्ज लिया और ले करके उसको गलत तरीके से स्पेंड भी किया। मतलब श्रीलंका ने एक एयरपोर्ट बनाया अम्बटोटा के पड़ोस में, जो एयरपोर्ट यूज ही कभी नहीं हुआ। और पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो बिल्कुल बेकार निकले और पैसा बर्बाद हुआ। दोनों को मिल रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, आने दो, और दोनों इस चक्कर में फंसते चले गए। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस पूरी कहानी को। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। वापस आते हैं इस पर। पाकिस्तान की ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो थी, इतना पैसा आ रहा था सीपीईसी में कि वो पाकिस्तान उस पर कर्जे लेता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान या श्रीलंका के हुक्मरान सिर्फ ये देख रहे थे पैसा आ रहा है ना, आने दो। चाइना या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या कोई और बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या कोई और हो, ये सारे बैंक्स जो हैं ये कर्जा देते कैसे? आईएमएफ कर्जा ऐसे देता है, ये देख के देता है कि दूसरा कंट्री क्या मेरा पैसा वापस कर सकता है, क्या उसके पास इतना पैसा होगा कि वो मेरे कर्जे को वापस कर ले। और नहीं है तो आप रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए, आप काम कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं। चाइना इसका एकदम उल्टा देखता है। चाइना ये देखता है कि क्या ये मेरा पैसा वापस दे सकता है। अगर दे सकता है तो चाइना का इंटरेस्ट कम होता है, अगर नहीं दे सकता तो चाइना का इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि पैसा नहीं दे पाएगा तो मेरे शिकंजे में आएगा। चाइना यह भी देखता है कि पिछले कर्जे इसने लिए थे, क्या वो वापस कर दिए थे या वो नहीं कर पाया था। अगर नहीं कर पाया तो चाइना खुश हो जाता है कि हाँ, अब ये फंसा मेरे ट्रैप में। देन उसके बाद उसका एक लोकेशन और होता है, एक चीज और होती है। वो देखता है कि ये कहाँ है कंट्री। लोकेशन क्या है? लोकेशन मतलब ये ऐसी जगह पे है जहां से मुझे डिफेंस में फायदा होगा या दूसरे फायदे होंगे, जहां से मैं अमेरिका इंडिया को कर्टेल कर सकता हूं। वो ये थिंकिंग भी चाइना की होती है जब ये इंटरेस्ट पे पैसा देता है। इस समय पाकिस्तान वर्ल्ड के 10 सबसे बड़े कर्जदार कंट्रीज में आ चुका है। हालत ये है कि अगर आप पूरा का पूरा हिसाब किताब निकालें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स माइनस में जा रहे हैं। कुछ पैसा ऐसा भी है जो कि ब्लॉक्ड पड़ा है और अभी देना है, और साथ में कुछ पैसा ऐसा भी है जो कि अभी 1 साल में इन्होंने पिछले इंटरेस्ट जो लिए थे उसका रीपेमेंट करना है। तो ये भी हैं चीजें। साथ में अपने डेट ट्रैप में, अपने कर्जे के ट्रैप में फंसा के बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट वो हड़प कर चुका है पाकिस्तान में। साथ में हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में, उसे भी हड़प कर चुका है। प्रॉपर्टी दूसरे की कब्जा करना चाइना का एक टारगेट होता है, और वो भी इंडिया के आसपास हो तो चाइना खुश हो जाता है, बड़ा खुल के लोन देता है। लोन ऐसा देता है कि मतलब आपको दूसरे कंट्रीज या दूसरे बैंक्स या कोई और इंस्टीट्यूशन आपको लोन देगा तो पहले पूछेगा कि आप चुकाएंगे कहां से। वो ये नहीं पूछता कि आप चुकाएंगे कहां से। वो ये बोलता है ठीक है, नहीं चुका पाए ना, कुछ नहीं होता, मुझसे लीजिए आप, मैं आपको और दूंगा और इतना दूंगा कि आप वापस चुका ना पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फाइनेंस किया गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसीलिए डूबी कि चाइनीज बैंक से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया, और ऐसा हुआ कि जिससे फॉरेन एक्सचेंज निकलना टफ था। साथ में इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैफिक जो आ रहा था श्रीलंका में, वो सडनली पैंडेमिक के साथ एवापोरेट कर गया, यानी कि खत्म हो गया। कोरोना आते ही, कोविड आते ही, पाकिस्तान की भी कोविड आते ही हालत खराब हुई। एक वायरस जो कि चाइना की लैबोरेटरीज में बना था, उसने चाइना के इन 2 दोस्तों को बर्बाद कर दिया। हर जगह चाइना मिलेगा आपको जब भी कभी देखेंगे आप। सिचुएशन ये हुई कि इसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। इसी के तहत
वो हम्बनटोटा डेवलप करा रहा था और कोलंबो पोर्ट डेवलप करा रहा था, यहाँ पर ग्वादर और कराची डेवलप करा रहा था। पैसा वापस नहीं मिल पाया तो हम्बनटोटा पे कब्जा हो गया और ग्वादर पे कब्जा हो गया। और रीपेमेंट कोलंबो को पिछले साल $2 बिलियन का रीपेमेंट करना था, वो नहीं कर पाया। तो $1.2 बिलियन के स्वैप पे बोलिए या $1.2 बिलियन के एवज में उसने हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया। अब श्रीलंका ने चाइना को बोला कि भाई हमारा जो कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर कर दो, वो मना कर दिया। रिस्ट्रक्चर मीन्स आप इसको बेसिक लेके इस पर आप मतलब सपोजिंग ₹10 का कर्जा है, उस पर ₹2 का इंटरेस्ट बन रहा है, तो अब आप ₹12 हमारा कर्जा कर दो और उस पर इंटरेस्ट ले लेना आगे, तो हम इस बार बच जाएंगे। फिर चाइना ने मना कर दिया। चाइना कर सकता था, चाइना ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? चाइना को पता था बड़ी मुश्किल से ट्रैप में फंसा है, बाहर निकल गया तो क्या होगा। अब इस समय क्या हालत है श्रीलंका की हालत यह है कि इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 21% बढ़ा है इस बार, इस साल। फूड इन्फ्लेशन मार्च में 29%, 30% के आसपास, 29.5%। दंगे हो रहे हैं, रॉयट्स में 8 लोग मारे जा चुके हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों? एक तो राजपक्षे को प्यार था चाइना से और चाइना पे कुछ ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। हालांकि वार्निंग पे वार्निंग मिल रही थी हर कंट्री से, हर ऑर्गेनाइजेशन से, चके चाइना से ज्यादा कर्जा मत लो, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो महिंदा राजपक्षे कुछ ज्यादा भरोसा करते हैं चाइना पे, और गोटाबाया राजपक्षे उनके भाई प्रेसिडेंट है, महिंदा जो है पहले प्रेसिडेंट थे, इस समय प्राइम मिनिस्टर। वो ये दोनों के दोनों ने मामला गड़बड़ा दिया। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात हुई तो उससे क्या हुआ, कंट्री का फूड गेन प्रोडक्शन, यानी कि खाने का सामान, गेहूं, चावल, ये सब गिरा प्रोडक्शन। और जैसा ही प्रोडक्शन गिरा तो गिरने के बाद क्या हुआ कि आपको इंपोर्ट करना पड़ा, ये भी डॉलर से इंपोर्ट हो रहा था। अब 62% आपकी तेल की कीमत बढ़ गई, कच्चे तेल की, तो जो जितनी बढ़ी। अब डीजल, पेट्रोल, ये 62% के आसपास, 64% के आसपास, इनफैक्ट सॉरी फॉर दैट रॉन्ग फिगर, 62 नहीं 64 है। और इसकी वजह से दंगे हो रहे हैं, दुकानों पे राशन लग गए कि आप इससे ज्यादा, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा आप दूध नहीं खरीद सकते, चीनी नहीं खरीद सकते, दाल नहीं, चावल नहीं, और यहां तक कि कैन में जो कैंड फिश होती है ना, वो उस पर भी राशन लगा दिया गया कि आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। और ये पैर पे कुल्हाड़ी ये पैर पे कुल्हाड़ी मारी किसने? ये राजपक्षे गवर्नमेंट ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। कुछ ज्यादा विश्वास कर रहे थे चाइना पे। अमेरिका की एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है एमसीसी, वो लोन देती है डेवलपमेंट के लिए, तो उसे इन्होंने बाहर भी निकाल दिया। वो $480 मिलियन का लोन दे रहे थे। अब जब वो उन्होंने वापस बात की कि एमसीसी से लोन मिले, तो वो अब उन्होंने साइड कर दिया। ये एमसीसी जो है जो काम कर रही थी, ये बता रही थी, पार्टनर प्रोग्राम एंगेज कर रही थी आपको। जब क्राइसिस आई कोविड की, तो चाइना ने भी हेल्प करने से मना कर दिया, वहां एमसीसी भी जा चुकी थी। चाइना एक तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है हर चीज को, और ये चीजें बहुत बुरी सिचुएशन में आ गई। और ये दोनों के दोनों कंट्रीज, इनके वो बोला जा रहा है कि ये धीरे धीरे करके फंसते जाएंगे डेट ट्रैप में, और इस पोजीशन में आ जाएंगे जहां एक कॉलोनी से कम ना हो जाए। दोनों इकोनॉमीज ने दुनिया को बहुत कुछ बताया है कि कैसे आप फंस जाते हैं एक कंट्री के, चाइना के ट्रैप में, और आप फिर उसके बाद क्राइसिस नहीं झेल पाते। अभी यूक्रेन क्राइसिस भी दोनों झेलने की पोजीशन में नहीं रह गए। वहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बार बार ये बोल रही है कि हमारे कर्जे नहीं है ये हम तो सिर्फ 10% कर्जा दिया था, मतलब जितना कर्जा है श्रीलंका का, उसमें से सिर्फ 10% ही तो हमारा पैसा देना है उन्होंने, बाकी 90% तो उनका अपना है। लेकिन ये फिगर गलत है। ये फिगर इसलिए गलत है क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि $5 बिलियन के आसपास का कर्जा है, $51 बिलियन का टोटल कर्जा है श्रीलंका पे, जिसमें से $5 बिलियन चाइना का है। लेकिन ये फिगर वो इंक्लूड नहीं करती जो इन्होंने करेंसी स्वैप की, तो मेरी करेंसी ले ले, अपनी दे दे, उसके बाद में इंपोर्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद फॉरेन करेंसी के जो टर्म्स फैसिलिटी एग्रीमेंट्स हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। साथ में लोन जो दिए हैं चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ने, वो इंक्लूड नहीं है। तो ये कर्जा बढ़ रहा है। और दूसरी चीज, चाइना का एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसने
$8 बिलियन का कर्जा दे रखा है श्रीलंका को, जिसमें से सिर्फ $1 बिलियन 2% पे, बाकी पूरा का पूरा 6% पे है। अब 6% किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा परसेंटेज होती है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे फाइनेंसिंग हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कितना वापस देते हैं एकदम। अगर 1,000 करोड़ का रोड बनी है तो वो आपको 6% थोड़ी दे देगा और आपका खर्चा भी बनेगा। तो ये चीज भी बाकी कंट्रीज इसको 1%, 2%, 3%। इंडिया ने भी अपना जो फाइनेंस लिया है जापान से 1% पे लिया ना, उसके लिए बुलेट ट्रेन के लिए। चाइना थोड़ा हल्का देता है, कम पे सादा बड़ा देता है, ज्यादा पे जो आदमी चुका ना पाए बिल्कुल इस पोजीशन में ला देता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी एक एग्जिम बैंक ने, चाइना की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने, एग्जिम बैंक ने $11 बिलियन का जो है वो 1.6% पे दिया, साथ में $15 बिलियन का लोन वो 5 से 6% पे दिया। तो वो भी चुकाना मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं। साथ में सारा का सारा लोन US डॉलर पे। जैसे ही इकोनॉमी खराब होती है, US डॉलर बढ़ना शुरू हो जाता है, पाकिस्तानी करेंसी, श्रीलंकन करेंसी गिरनी शुरू हो जाएगी और ये लोन जो है, क्योंकि डॉलर रीपेमेंट है इसका, तो ये डबल हो जाएगा। मतलब अगर आपका 100 रुपए पे पाकिस्तानी रुपीस पे डॉलर है तो $1 बिलियन का 100 रुपए के हिसाब से, अब अगर 200 पे पहुंच गया तो 200 के हिसाब से डबल हो गया लोन। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। साथ में चाइना ने ये दो ही कंट्रीज को फंसाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। अभी हाल में एक मिलिट्री कू हुआ है म्यांमार में, वहां पर भी उसके अब घुस करके उसने इंटरेस्ट पे लोन देने शुरू कर दिए, प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए। मालदीव्स को उसने कितने इंटरेस्ट पे कितना पैसा दिया अभी तक किसी को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कई उसने वहां पे भी लगाए हैं, कई उसने प्रोजेक्ट्स, और कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। ये दो कंट्रीज से खबर आनी चाहिए। मतलब ये सोचिए कि इंडिया को उसने इस साइड पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, लेफ्ट पे म्यांमार, आगे थोड़ा सा मालदीव्स, चारों ओर से घेरने की कोशिश की। लेकिन इसके अगर इसकी ट्रैप में कोई नहीं फंसा है तो वो है बांग्लादेश और नेपाल, क्योंकि बांग्लादेश को पहले से पता था कि ये पोजीशन आती है। बांग्लादेश ने बहुत कम इससे लोन लिए थे और साथ में नेपाल ने भी बहुत कम लोन लिए थे। पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है पिछले 30 साल में, जब से इसकी चाइना से दोस्ती हुई है, तब से ये 13 बार जा चुका है IMF के पास कि हमें लोन दे दो, लेकिन लोन इसे हर बार नहीं मिला। मिडवे में कई बार इसका लोन कैंसिल हुआ, क्योंकि ये बता नहीं पाता कि मैं कब वापस करूंगा और कैसे वापस करूंगा, ये अपनी पॉलिसीज नहीं कहता। लेकिन जहां तक के बात ये इसकी कि इस समय क्या पोजीशन है, इस समय सिचुएशन ये है कि गुड क्रेडिट रेटिंग नहीं थी जिनको लोन दिए चाइना ने, और यही सोच करके, सिर्फ यही सोच करके लोन दिया कि मैं एसेट ग्रैब करूंगा, मैं इनकी एसेट्स को अपने पास ले लूंगा ताकि मैं किसी और पे प्रेशर डाल पाऊं, ताकि मैं अपनी मिलिट्री के यूज में ला पाऊं, ताकि मैं अपनी पावर बढ़ा पाऊं इस एरिया में। उम्मीद है कि इनको IMF से, इंडिया ने तो ऑफकोर्स कोशिश की ही है, इंडिया ने श्रीलंका को हेल्प करने की कोशिश की है और कुछ पैसा दिया है। अभी थोड़ा धीरे धीरे करके और पैसा जा सकता है जल्दी, और सामान भी जा सकता है, खाने पीने का सामान भी इंडिया ने भेजा है कि आप के पास फूड रॉयल्स ना हो इसलिए। लेकिन ये दोनों कंट्रीज चाइना के डेट ट्रैप में तो फंस चुके हैं। उम्मीद है कि इनको IMF से लोन मिल जाएगा और चाइना के डेट ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इनको एक बार पता चला है, ये सबक है दूसरे उन कंट्रीज के लिए भी कि कैसे चाइना अपने कर्जे के ट्रैप में फंसाता है सबको। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर आ जाऊंगे। नमस्कार, जय हिंद।